जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमने सीआरपीसी की जो बेयर एक्ट को स्टडी करने की सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि हम बेयर एक्ट को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं सेक्शन वाइज सेक्शन। तो लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 12 ऑफ द सीआरपीसी, जो कि बात करता है इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेशन इन दिस केसेस। तो हम इसमें लास्ट सेशन में कर चुके थे सेक्शन 154 एफआईआर, जिसमें कि अगर कोग्निजेबल केस के बारे में, कोग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है पुलिस ऑफिसर को, तो उसको पुलिस किस तरीके से ट्रीट करती है और उसको एफआईआर की तरह कैसे पेश किया जाता है और क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनके आधार पर एफआईआर लॉज की जाती है या फिर किन आधार पर एफआईआर लॉज नहीं की जा सकती। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 155। तो सेक्शन 155 को स्टार्ट करने से पहले हमें एक छोटी सी बात को समझना पड़ेगा, जिससे कि हमें सेक्शन 155 अच्छे से डिटेल में समझ आ सके। तो दोस्तों, जैसे कि कोई भी एक ऑफेंस होता है, कभी भी ऑफेंस होता है एक, और ऑफेंस होता है जो, उसके बाद दो बातें हो सकती है, या तो कि वो एक कोग्निजेबल ऑफेंस था या फिर एक क्या था, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस था। अगर वो कोग्निजेबल ऑफेंस है तो जाहिर सी बात है उसकी डायरेक्ट क्या होती है, एफआईआर होती है सेक्शन 154 के अंडर में डायरेक्ट। लेकिन अगर बाई चांस क्या है, एक नॉन कोग्निजेबल केस है, तो नॉन कोग्निजेबल केस में कभी भी एफआईआर नहीं होती है। और नॉन कोग्निजेबल में अगर एफआईआर नहीं होती है तो फिर नॉन कोग्निजेबल केस में होता क्या है, नॉन कोग्निजेबल केस के अंदर होती है एंट्री, किसके अंदर, वो भी डीडीआर के अंदर, डेली डायरी रिपोर्ट के अंदर क्या होती है, एंट्री होती है। और डेली डायरी रिपोर्ट के बारे में मेंशन कहाँ किया गया है, सेक्शन 155। सेक्शन 155 किसके बारे में डील करता है, सेक्शन 155 डील करता है डेली डायरी रिपोर्ट, या फिर जिसको जनरल डायरी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद क्या होता है, देखो दोस्तों, अगर कोग्निजेबल ऑफेंस था तो एफआईआर होते ही पुलिस के पास पावर होती है जी, पुलिस कैन टेक अ चार्ज एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। बट इन द नॉन कोग्निजेबल केसेस व्हेन द डीडीआर इज लॉज, देन द police officer have no power to investigate any case without the order of the magistrate। यानी कि जिस भी मैजिस्ट्रेट का वो एरिया पड़ता है, उस मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना उस केस में, नॉन कोग्निजेबल केस में, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा स्टार्ट नहीं की जा सकती। तो हम इसे अब डिटेल में करेंगे सेक्शन के साथ। सेक्शन 155 इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कोग्निजेबल केस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। एक ऐसा केस है जो कि क्या है, नॉन कोग्निजेबल केस है, उसकी क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है पुलिस ऑफिसर को। उसके अंदर क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केस, उस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगी। व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन officer in charge of police station of the commission within the limits of such station of non cognizable offense। एक ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि क्या है, नॉन कोग्निजेबल है, विद इन द लिमिट्स ऑफ द स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन का जो भी दायरा बनता है उसके अंदर आता है, और उस पुलिस चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन के अंदर जिसके पास भी चार्ज है, यानी उस पुलिस स्टेशन का चार्ज जिसको भी दिया गया है, जिसको कि हम जानते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर के नाम से, यानी कि एसएचओ के नाम से जानते हैं। जब एक एसएचओ को उसके जो लिमिट एरिया है, जो उसका एरिया है, उसके अंदर होने वाले किसी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की क्या दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वो क्या करता है, ही शेल यानी मैंडेटरी। अब एंटर, वो क्या करेगा, एंटर करेगा, और या फिर क्या करेगा, कोज टू बी एंटर, या फिर उसका कारण एंटर करेगा, किस चीज़ का, द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ बुक, किसके अंदर, बुक में। जो इन अ बुक यह वर्ड यूज़ हुआ है, ये बुक है, यही बुक, इसी बुक को डीडीआर के नाम से जाना जाता है या फिर जनरल डायरी के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या करेगा, ही शैल एंटर और कोज टू बी एंटर द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। और किस फॉर्म में करेगा,
फॉर्म एज दी स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन हिज बिहाफ। स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी उस फॉर्म का जो कि फॉर्मेट है वो तैयार किया हुआ है, उसी फॉर्मेट के अंदर वो क्या करेगा, डीडीआर के अंदर उसकी एंट्री कर देगा। एंड रेफर द इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि डीडीआर होने पर जो पुलिस ऑफिसर है क्या करेगा, अपना उसकी पावर नहीं होती है कि इन्वेस्टिगेट कर सके, वो ऑर्डर के बाद ही, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही केस को इन्वेस्टिगेट कर देता है। इसलिए क्या करेगा वो, रेफर द इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट, डीडीआर की कॉपी बना के एक तो इन्फॉर्मेंट को दे देगा और साथ ही साथ तुरंत क्या करेगा, एक भेज देगा इलाका मजिस्ट्रेट को, ताकि इलाका मजिस्ट्रेट को पता चल सके कि उसके एरिया में क्या क्या ऑफेंस हुए हैं, कौन से नॉन कोग्निजेबल हुए हैं या फिर कौन से कोग्निजेबल हुए हैं। उसकी एक, कभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी कार्य होता है या कोई भी काम होता है, एफआईआर होती है या फिर डीडीआर के अंदर एंट्री होती है, तो उस चीज़ की रिपोर्ट कहाँ पे देनी होती है, उसकी रिपोर्ट देनी होती है मजिस्ट्रेट को, जिसको कि अकरेंस रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और अकरेंस रिपोर्ट वैसे बेसिकली सीआरपीसी के अंदर है नहीं है, कहीं पे ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रैक्टिस में है, जब प्रैक्टिकली यूज़ होता है, प्रैक्टिकली ज़्यादातर यही वर्ड यूज़ होता है, अकरेंस रिपोर्ट। उसके तहत क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को क्या कर दी जाएगी, कॉपी सेंड कर दी जाएगी अकरेंस रिपोर्ट की। और अब आगे क्या होगा, सब सेक्शन 2, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कोग्निजेबल केस। वही बात जो मैंने अभी बोली थी, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट, एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता किसको, नॉन कोग्निजेबल केस को, किसके बिना, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना वो इन्वेस्टिगेशन की पावर उसकी नहीं है। और मजिस्ट्रेट भी कौन सा होना चाहिए, हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। जिस मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन बनता है उस केस को ट्रायल करने का या फिर ट्राई करने का, उस मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर के बिना एक पुलिस ऑफिसर उस केस को आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, यानी उसके ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं, सब सेक्शन 3, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन कोग्निजेबल केस। यहाँ पे बात हुई है, यदि एक जो डीडीआर की कॉपी थी वो मैजिस्ट्रेट को जा चुकी है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ भाई इस नॉन कोग्निजेबल केस के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट बेसिकली ज़्यादातर तो यही करते हैं कि जिस थाने का जुरिस्डिक्शन था तो वहीं पर डायरेक्ट एसएचओ को रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन उस केस में क्या किया जा सकता है, अगर मैजिस्ट्रेट क्या करता है कि उसी थाने के किसी और ऑफिसर को कर देते हैं ऑर्डर, या फिर किसी दूसरे ऑफिसर को क्या कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उस आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास क्या आ जाती है, सेम पावर्स आ जाती है। और वो किसके बराबर होती है पावर, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। उस पुलिस स्टेशन के अंदर जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की पावर है, तो उस पावर के बराबर ही उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पावर हो जाती है एक्सरसाइज इन कोग्निजेबल केस। जो कि पुलिस स्टेशन का एसएचओ है, उसकी जितनी भी पावर है एक कोग्निजेबल केस में एक कोग्निजेबल केस को हैंडल करने की या एक कोग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करने की जितनी एक एसएचओ की पावर होती है, तो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास भी उतनी ही पावर आ जाती है बाय डिफ़ॉल्ट इन द बिहाफ ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की वजह से। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है जो कि यहाँ दी हुई है, एक्सेप्ट द पावर टू द अरेस्ट। लेकिन उसके पास सिर्फ एक पावर नहीं आती है, वो क्या होती है, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। एक विदाउट वारंट अरेस्ट करने की किसी भी पर्सन को एक नॉन कोग्निजेबल केस में एक आईओ के पास नहीं आती है कभी भी। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर अ केस रिलेटेड टू 2 और मोर ऑफेंस। एक केस ऐसा हो जाता है जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस हुए हैं, जिसमें कि आप कह सकते हो कि एक कोग्निजेबल हुआ है, एक नॉन कोग्निजेबल हुआ है, या फिर सिर्फ एक ही कोग्निजेबल हुआ है, बाकी सारे नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस है। तो उसमें क्या होगा, विच एट लीस्ट 1 इज कोग्निजेबल। वही बात, यानी एक कम से कम क्या होना चाहिए, कोग्निजेबल। द केस शैल बी डीम्ड
टू बी अ कोग्निजेबल केस नोट विद स्टैंडिंग दैट द ऑफेंस अदर ऑफेंसेस आर नॉन कोग्निजेबल। ये बात होती है अगर दो या दो से ज़्यादा ऑफेंस हुए हैं और उसमें एक कोग्निजेबल ऑफेंस है, बाकी सारे क्या है, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लीजिए आप 6 ऑफेंस हुए थे, एक ही पर्सन ने किए हैं और वो कहता है कि भाई मैंने 5 तो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है जो मैंने किया है, लेकिन एक ही तो कोग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए मेरे एक को नज़रअंदाज करते हुए आप क्या कीजिए, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की तरह ही इसको ट्रीट कीजिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें से सिर्फ एक कोग्निजेबल होना चाहिए। तो उसके बाद वो सारे के सारे पूरे का पूरा केस है कोग्निजेबल ऑफेंस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे उसकी अमाउंट बिल्कुल कम हो। बिल्कुल कम होने का मतलब यही है एटलीस्ट 1 कोग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, बाकी नॉन कोग्निजेबल हो कोई मायने नहीं रखता। नेक्स्ट आता है सेक्शन 156। सेक्शन 156 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कोग्निजेबल केस। पुलिस ऑफिसर की पावर आ जाती है कि भाई पुलिस ऑफिसर अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं सेक्शन 156 के अंदर। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर स्टार्ट नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों चीज़ें यहीं पे कवर हो जाती है। सबसेक्शन 1 एनी पुलिस ऑफिसर in charge of a police station may, without the order of a magistrate, investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limit of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 13। दोस्तों चैप्टर 13 बात करता है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, जो कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन होता है कि भाई एक कोर्ट की कितना एरिया डिसाइड होगा कि भाई इस कोर्ट की पावर है कि भाई इतने एरिया के अंदर ये जो भी ऑफेंस होते हैं या फिर उनके ऊपर ऑफेंस के ऊपर ट्रायल चला सकती है किसी भी अक्यूज्ड के ऊपर। ठीक है, वो बात होती है चैप्टर 13 के अंदर। और यहाँ पे क्या बोला गया है, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। एक पुलिस स्टेशन के अंदर जिस पुलिस ऑफिसर के पास चार्ज है, यानी एसएचओ है या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेट द कोग्निजेबल केस। एक कोग्निजेबल केस में क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑफेंस होगा तो या तो कोग्निजेबल होगा या नॉन कोग्निजेबल होगा। अगर कोग्निजेबल होगा तो डायरेक्ट एफआईआर होगी, और एफआईआर होते ही क्या होगी, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। लेकिन अगर नॉन कोग्निजेबल हुआ तो क्या होगा, डीडीआर में एंट्री होगी डेली डायरी रिपोर्ट के अंदर, और मैजिस्ट्रेट को रेफ़र कर दी जाएगी। और मैजिस्ट्रेट को रेफ़र होने के बाद क्या होगा, मैजिस्ट्रेट को रेफ़र होने के बाद मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, और विद द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन विल बी स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन 156 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कैन बी स्टार्ट इन द कोग्निजेबल केसेस। नेक्स्ट आता है सब सेक्शन 2 नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस was one which such officer was not empowered under this section to investigation। किसी भी स्टेज पे जाने के बाद एक जो क्या कहते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी होने जा रही है या फिर बीच में है, तो किसी भी स्टेज पर एक पुलिस ऑफिसर को ये कहकर कोग्निजेबल केस की बात हो रही है। यहाँ पे किन की बात हो रही है, कोग्निजेबल केस की बात। जब एक कोग्निजेबल केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो किसी पुलिस ऑफिसर को ये नहीं कहा जा सकता कि इस जो आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है उसको रद्द किया जाता है, या फिर उसको क्या नहीं किया जा सकता, कोल्ड इन क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा उसकी इन्वेस्टिगेशन को। किस ग्राउंड के ऊपर, ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज ऑन विच सच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड, कि आप इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए एम्पावर नहीं थे और आपने फिर भी ये इन्वेस्टिगेशन कर दी है, तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। किस केस में, कोग्निजेबल केस के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर अंडर सेक्शन 190
मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबोव मेंशन। ये वाला जो सब सेक्शन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें बेसिकली बात किस चीज़ की है हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर क्या होता है कि एक पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर देता है, इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देता है या फिर आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देता है, तो आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो, या तो सुपीरियर ऑफिसर्स के पास जा सकते हो, यानी अगर आप एसएचओ के पास गए थे उसके बाद डायरेक्ट एसपी के पास जाके पेश हो सकते हो और एसपी को अपनी जो कि एफआईआर है वहाँ पे एसपी के पास डायरेक्ट लिखवा सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद भी एसपी भी आपके एफआईआर पे या फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर एक्शन नहीं लेता है, तो उसके बाद आपके पास पावर आती है सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 की, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर अंडर सेक्शन 190। क्योंकि सेक्शन 190 के अंदर क्या है, मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो क्या कर सकता है, कोग्निजेंस ले सकता है। अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई ऑफेंस हो जाए तो मजिस्ट्रेट को ज़रूरी नहीं है कि उसकी एफआईआर कराए, मजिस्ट्रेट चाहे तो डायरेक्ट कोग्निजेंस ले सकता है। हाँ भाई ऐसे ऐसे करके यहाँ पर मेरे सामने क्या हुआ है, वो ऑफेंस हुआ है, तो वो डायरेक्ट उसमें कोग्निजेंस ले सकता है। लेकिन सब सेक्शन 3 के अंदर 156 के अंदर क्या है, एक लोकल आदमी, एक जो कॉमन पीपल है वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी की। और कहाँ पे लगाएगा, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास। और जब डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, क्योंकि मजिस्ट्रेट को ज़रूरत नहीं है कि पुलिस ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़े। या फिर वो क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट चाहे तो उसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर भी कर सकता है। सबसे पहले आप जाओगे सेक्शन 154 के सब सेक्शन 3 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास, उसको एफआईआर लॉज करवाने के लिए। लेकिन अगर वहाँ पर आपकी एफआईआर लॉज नहीं होती है तो आप कहाँ जाओगे, एसपी के पास जाओगे। और एसपी क्या करेगा, सेक्शन 36 के अंदर अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 के अंदर ही आपकी एफआईआर या तो खुद लिख देगा या फिर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर को लिखने के लिए दोबारा से बोल देगा। लेकिन अगर आपकी एफआईआर एसपी के पास भी नहीं लिखी जाती है तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके पास जा सकते हो आप सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंदर डायरेक्ट जा सकते हो मैजिस्ट्रेट के अंदर। सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंदर डायरेक्ट जाओगे मैजिस्ट्रेट के पास और मैजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट दोगे और वहाँ पर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, या तो एसपी को कर देगा या फिर पुलिस ऑफिसर को कर देगा या फिर खुद भी मैजिस्ट्रेट उस पर एक्शन ले सकता है। अगर बाई चांस मैजिस्ट्रेट 156 सब सेक्शन 3 की भी एप्लीकेशन को आपकी एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर क्या करता है, उस पर एक्शन अच्छे से नहीं लेता है, तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 2D रेड विद सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी, आप इसके बिहाफ पे क्या कर सकते हो, एक प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हो। प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हो डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट को जब आप डायरेक्ट कंप्लेंट करोगे तो आपका जो केस है वो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, एक सिविल सूट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कि एक क्रिमिनल सूट की तरह। और जबकि होगा वो क्या ही, क्रिमिनल सूट ही होगा। लेकिन उसके प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है, बाकी और प्रोसीजर करने का तरीका ऑलमोस्ट सिविल सूट जैसा होता है। बाकी सारे सर्कमस्टांसेस वगैरह जो प्रोसीजर है वो क्रिमिनल केस का ही रहता है। लेकिन अगर बाई चांस क्या है, आप यहाँ पर भी नहीं जाना चाहते या फिर आपकी यहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती है, आपके पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट आप किस चीज़ का एक्सरसाइज करते हुए जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो आप सेक्शन 482 को रेफर करके। 482 में क्या हुआ है, हाई कोर्ट की इनहेरिट पावर दी गई है। इनहेरिट पावर में क्या है, इनहेरेंट पावर में उसकी ये पावर दी गई है, अगर कोई भी ऐसा एक प्रोसीजर है या फिर कोई ऐसा क्राइम है जो कि किसी भी लॉ के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो जस्टिस को देखते हुए अपने बिहाफ पे नया लॉ बना दे या फिर उस पर एक्शन लेके अपने तरीके से कार्रवाई कर दे। तो आपके पास क्या हो जाता है, लगभग 5 ग्राउंड आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट तो सेक्शन 154 सब सेक्शन 3, नेक्स्ट आता है एसपी की पावर सब सेक्शन 360 के अंदर, नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 156 सब सेक्शन 3, उसके बाद आ जाता है सेक्शन 2D रेड विद सेक्शन 20 और उसके बाद आ जाता है हाई कोर्ट की पावर सेक्शन 480
2 के अंदर आपके पास ये 5, 1, 2, 3 और 4 और 1, 5 ये ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 157 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी बातों का जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शन 157 है जो सेक्शन 157 को अक्रेंस रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अक्रेंस रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अक्रेंस रिपोर्ट का जो जनरली मीनिंग है, अक्रेंस रिपोर्ट का मतलब है रिपोर्ट विच डिफाइन रिपोर्ट विच डिफाइन एन ऑफेंस इज अकर्ड, यानी एक कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कि अकर्ड हुआ है यानी हुआ है, उसके बारे में रिपोर्ट करना है किसी को, मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना है। अकरेंस रिपोर्ट जो ये वर्ड है वो सीआरपीसी के अंदर यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन जो सेक्शन 157 की रिपोर्ट है उसको ही अकरेंस रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये होती कब है मैं आपको थोड़ा वो भी बता देता हूँ। होता है कभी भी एक ऑफेंस होता है या तो वो कोग्निजेबल ऑफेंस होगा या फिर होगा नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस होगा तो एफआईआर होगी उसकी, नॉन कोग्निजेबल होगा तो डीडीआर, डेली डायरी रिपोर्ट के अंदर उसकी एंट्री होगी। और अगर एफआईआर है तो पुलिस ऑफिसर्स हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट इन द कोग्निजेबल केसेस, बट इन द डीडीआर इफ द डीडीआर हैज लॉज्ड, तो क्या होगा, पुलिस ऑफिसर हैव नॉट पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन नॉन कोग्निजेबल केसेस। और नॉन कोग्निजेबल केस में ही क्या होती है, डीडीआर में एंट्री होती है। और उसके बाद क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है सेक्शन 156 के अंदर। और उसके बाद क्या होता है, एफआईआर हो गई है या फिर इन्वेस्टिगेशन की जो ऑर्डर है वो मैजिस्ट्रेट ने कर दिया, उसके बाद क्या होती है, अकरेंस रिपोर्ट भेजी जाती है मैजिस्ट्रेट को। इलाका मैजिस्ट्रेट होता है, ताकि इलाका मैजिस्ट्रेट को पता चल सके कि उसके एरिया में, उसके जुरिस्डिक्शन में किस किस स्टेशन के अंदर कौन कौन से काम चल रहे हैं, कौन सी उस कोग्निजेबल केस में केसेस हुए हैं, कौन से नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस हुए हैं, उन सब के बारे में उसको ब्यौरा मिल सके। ठीक है, तो सेक्शन 157 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, सब सेक्शन 1, इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन हैज़ रीजन to suspect to the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate। अगर पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिसर है, एसएचओ है, उसको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज। अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, रिसीव्ड का मतलब यहाँ पे इस रिसीव्ड का मतलब है, जो वर्ड यूज हुआ है वो जनरली इस मैनर में हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति है उसको कोई डाउट नहीं है अपनी पहचान छुपाने से। लेकिन अदरवाइज का जो मत यहाँ पे यूज हुआ वर्ड, अदरवाइज ऐसे व्यक्ति के लिए हुआ है जैसे कि जासूस वगैरह होते हैं या फिर पुलिस के क्या होते हैं, गुप्तचर होते हैं, तो उनके लिए क्या हुआ है, ये वर्ड यूज हुआ है अदरवाइज। अगर ऐसे पर्सन से क्या मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, और वो इन्फॉर्मेशन कैसी है, सस्पेक्ट द कमीशन, रीज़न दे रही है कि हाँ भाई एक रीज़न है पुलिस के पास, उसको इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पता चल रहा है कि हाँ भाई एक कमीशन हुआ है, एक ऑफेंस हुआ है, और ठीक है, और उसकी क्या बोलती है, एम्पावर अंडर सेक्शन, और वो पुलिस ऑफिसर क्या है, एम्पावर भी है अंडर सेक्शन 156 ऑफ द सीआरपीसी, उसका जुरिस्डिक्शन बनता है। तो वो क्या करेगा, अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ही शेल फोर्थविद, वो बिना, ही शेल यानी मैंडेटरी है, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है, अब लाइबिलिटी है उसकी, फोर्थविद यानी विदाउट द डिले क्या करेगा, सेंड अ रिपोर्ट टू द सेम टू अ मैजिस्ट्रेट, वो मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सेंड कर देगा, और साथ में क्या करेगा, टू टेक अ कोग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर क्या करेगा, कोग्निजेंस लेगा और पुलिस रिपोर्ट, एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन और शैल डिप्यूट वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन हिज बिहाफ।
तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पहले तो सबसे पहले क्या करेगा, उसकी कॉपी, उस रिपोर्ट की कॉपी मजिस्ट्रेट को सेंड कर देगा, यानी क्या है, अक्रेंस रिपोर्ट सेंड कर देगा मजिस्ट्रेट को, और साथ ही साथ एक्शन लेते हुए क्या करेगा, या तो खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए चल पड़ेगा, या फिर क्या करेगा, शैल डिस्प्यूट ऑन हिज सब ऑर्डिनेट ऑफिसर, अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर जो भी उसका जूनियर ऑफिसर है उसको काम सौंप देगा और उसको बोलेगा अगर भाई आप जाके कोग्निजेंस लो। और वो जो ऑफिसर है वो क्या होना चाहिए, बिलो सच रैंक नोट बीइंग, क्या नहीं होना चाहिए, बिलो सच रैंक एज स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब्ड, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हो कि ASI रैंक का व्यक्ति ही जाकर डायरेक्ट कोग्निजेंस ले सकता है, या फिर बोला हो SI ले सकता है, या फिर क्या बोल SHO ले सकता है, या फिर इंस्पेक्टर ले सकता है, जिसको भी स्टेट ने प्रिस्क्राइब किया है वो ऑफिसर जाके क्या कर सकता है, कोग्निजेंस ले सकता है। प्रोसीड टू द स्पॉट, और वो क्या करना पड़ेगा, स्पॉट पे जाना पड़ेगा जहाँ पर भी कोग्निजेंस हुआ है इंफॉर्मेशन के आधार पर, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेशन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उसका एम रहेगा पुलिस ऑफिसर का वहाँ पे जाने का। इन्वेस्टिगेट द फैक्ट देखेगा भाई क्या क्या फैक्ट है, किस वजह से हुआ, क्या हुआ, और क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, किसने क्या किया, किसके कहने पे किया, कैसे किया, जो भी है। एंड इफ़ नेसेसरी, अगर उसको लगता है सही तो वो क्या कर सकता है, टू टेक मेजर फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, तो वो क्या कर सकता है, मेजर्स ले सकता है, क्या कर सकता है, डिस्कवरी, यानी कोई उसको एविडेंस के लिए अगर उसको चाहिए कि कुछ सर्च करना चाहिए यहाँ पे, तो वो वहाँ पे सर्च भी कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, जो कोई भी ऑफेंडर है वहाँ पे जिसने ऑफेंस किया उसको अरेस्ट भी कर सकता है अगर वो मौका वारदात पर मिलता है तो, किस पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर। अब इसकी कुछ क्या है, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन पढ़ते हैं अब इनकी। एक्सेप्शन है व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी such offense is given against any person by name and the case is not of a serious nature, यहाँ पे दो चीज़ हाईलाइट करने की है, मैं दोबारा से कर देता हूँ, बाय नेम एंड केस इज नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर। अगर या तो क्या है, बाय नेम है, अगर जो केस की इन्फॉर्मेशन मिली है वो डायरेक्ट नाम लेके, जो इन्फॉर्मर है वो डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई ऐसे ऐसे करके फलाने स्थान पर सोनू नाम के व्यक्ति ने ये ऑफेंस कर दिया है, और वो ऑफेंस भी क्या है, केस इज़ नॉट इन सीरियस नेचर है, अगर भाई उसका सीरियस नेचर नहीं है तो वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर को ज़रूरत नहीं है किस चीज़ की, कि हप्पा दप्पी में एकदम से एक्शन लेने की या फिर एकदम पे स्पॉट पे जाने की। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड, उसको नीड नॉट प्रोसीड है, उसको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे प्रोसीड करने की या फिर वहाँ पे जाने की, यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन लेने की, और ना ही डिप्यूट अ सब ऑर्डिनेट ऑफिसर, और ना ही अपने किसी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को वहाँ पर भेजने की उसको ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक्सेप्शन है इसकी बी, क्लोज बी, इफ़ इट अपीयर to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case। अगर पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन के आधार पर लगता है कि नो सफिशेंट ग्राउंड, भाई इंफॉर्मेशन से उसकी पता चल रहा है, उसकी बातों से कि भाई कोई ज़्यादा बड़ा ऑफेंस नहीं हुआ है, या फिर जो एक्शन लेने के ग्राउंड है वो बनते ही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, मना कर सकता है फॉर किस चीज़ से, ग्राउंड ऑन एंटरिंग एन इन्वेस्टिगेशन में एंटर करने से ही मना कर सकता है, तो वो क्या बोल देगा, ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, भाई मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या है, जब वो उसको व्यक्ति को मना करता है इन्वेस्टिगेशन करने से, तो उसको मैंडेटरी होता है कि उसको रीज़न बताना कि भाई मैं आपकी जो केस है, जो आप जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मेरे को, मैं उसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा रिटर्न में पुलिस ऑफिसर को। और ये बातें लिख के कहाँ हुई है, ये बातें आती है आपकी सबसेक्शन 2 के अंदर आती है, जो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी। उससे पहले हमारी एक और एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ रेप, अगर एक ऑफेंस हुआ है किससे रिलेट कर रहा है वो, रेप से, अगर रेप विक्टिम है कोई, तो फिर क्या होगा, द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम,
उसकी क्या होगी, स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि भाई उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। जो जनरल मैनर में जो भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग वर्ड लिखा हुआ है भाई, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड हो रही है, विटनेस की हो रही है, विक्टिम की हो रही है, अक्यूज्ड की हो रही है, किसी की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, उसका जनरल मीनिंग यही होता है कि जो भी उसके द्वारा बोला जा रहा है वो रिटन फॉर्म में उतारा जा रहा है साथ के साथ, और उस रिटन फॉर्म में उतारने को ही क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बोलते हैं। अगर भाई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है तो यहाँ पे भी जो रिकॉर्डिंग वर्ड का मीनिंग है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट का मीनिंग है वो यही है कि रिटन में ली जा रही है, उसके द्वारा बोली गई बातों को रिटन में उतारा जा रहा है। अगर रेप केस है, कोई ऑफेंस ऑफ रेप केस, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम, विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होगी, शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस। और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होएगी वो कहाँ पे होएगी, या तो होएगी विक्टिम के घर पर, रेजिडेंस जहाँ पर वो रहती है, या फिर क्या होगी, और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस, या फिर विक्टिम को जहाँ पर भी सुटेबल लगे, जहाँ पर भी वो सही समझे वहाँ पर उसकी स्टेटमेंट ली जा सकती है। वो घर, वो क्या हो सकते हैं, जो प्लेस हो सकते हैं वो या तो हो सकता है उसके किसी रिश्तेदार का घर, फ्रेंड का घर हो सकता है, या फिर किसी पार्क में भी ली जा सकती है, या फिर कोई कैफ़े है वहाँ पर ली जा सकती है, या किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह पे कहीं पे भी जाके जहाँ पर वो विक्टिम अपने आप को सही समझे वहाँ पर जाके ली जा सकती है स्टेटमेंट। और अगर विक्टिम कहे कि भाई अगर आप जब स्टेटमेंट लेने आओ तो पुलिस वालों को ड्रेस में मत आना, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ड्रेस में ना आए, विक्टिम के कहने पर ड्रेस में पुलिस वालों को आना ज़रूरी नहीं है, वो फॉर्मल ड्रेस में भी आ सकते हैं। और जो स्टेटमेंट लेगा वो कौन लेगा, एज फॉर प्रैक्टिकेबल बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। और जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा ली जाएगी, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, वो वुमेन होनी चाहिए, मस्ट बी वुमेन। इन द प्रेजेंस ऑफ, और किसकी प्रेजेंस में स्टेटमेंट होगी, जिस टाइम वो स्टेटमेंट देगी पास में कौन होना ज़रूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स, या तो उसके पेरेंट्स हो, या फिर अगर पेरेंट्स उसके नहीं हैं तो गार्डियन हो सकते हैं जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ हो, नियर रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं उसके नियर रिलेटिव, चाचा मामा फूफा ताई वगैरह वगैरह जो भी हैं, और सोशल वर्कर। अगर वो भी नहीं है तो क्या हो सकते हैं, सोशल वर्कर ऑफ दी लोकेलिटी, आसपास के हैं जो भी सोशल वर्कर हैं उनको भी, उनकी प्रेजेंस में भी उसकी स्टेटमेंट ली जा सकती है, जिसकी प्रेजेंस में वो अपने आप को सेफ समझे, या फिर लगे उसको डर ना लगे, बिना डर के वो अपनी स्टेटमेंट दे सके, ऐसे किसी भी पर्सन की प्रेजेंस में उसकी स्टेटमेंट ली जा सकती है। अब आता है नेक्स्ट सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में बात होती है कि भाई जब पुलिस ऑफिसर मना करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा। इन ईच ऑफ द केस मेंशन इन क्लोज ए और क्लोज बी ऑफ द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 की जो प्रोवाइजो ए और बी थी जो हमने अभी पढ़ी थी, जिसमें कि सबसेक्शन 1 की प्रोवाइजो ए में लिखा हुआ था, अगर कोई ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है बाय नेम मिलती है, और क्या है, केस इज़ नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर, अगर केस क्या है सीरियस नेचर का नहीं है तो उसमें क्या होगा, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड। पुलिस ऑफिसर को ज़रूरत नहीं थी कि वो है ना केस में एक्शन ले। और बी में क्या पढ़ा था हमने, बी में हमने पढ़ा था अगर नो सफिशिएंट ग्राउंड है, सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है केस को इन्वेस्टिगेट करने के, तो पुलिस वाला क्या कर सकता है, पुलिस आपको मना कर सकती है इन्वेस्टिगेशन करने से। अगर उनमें से कोई भी बात लाई करती है तो क्या होगा, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट हिज रीजन फॉर नॉट फुली कंप्लाइंग। वो क्या करेगा, रीजन फॉर नॉट फुली कंप्लाइंग, और रीजन के साथ क्या करेगा, विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सबसेक्शन, और सबसेक्शन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ क्या करेगा, इन द केस मेंशन इन क्लोज बी ऑफ द सेड प्रोवाइजो द ऑफिसर शैल आल्सो फोर्थविथ नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट। वो क्या कर देगा, अगर वो क्लोज ए के अंदर लाई करता है तो उसका रीजन लिखेगा, क्लोज बी के अंदर लाई करता है तो उसका रीजन लिखेगा, विद द रीजन क्या करेगा, रीजन फॉर नॉट फुली कंप्लाइंग। वो बोलेगा कि भाई आपने जो बात बोली है वो नॉट फुली कंप्लाइंग है, जिसके आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, और उस रीजन के साथ बताएगा कि वो आपका केस लाई कर रहा है क्लोज ए के अंदर या फिर क्लोज बी के अंदर,
मेंशन करके क्या कर देगा, फोर्थविथ नोटिफाई टू दी इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेंट है उसको क्या कर देगा, नोटिफाई टू दी इन्फॉर्मेंट, उसको इन्फॉर्म कर देगा डायरेक्ट ही। इफ़ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने उसका प्रोसीजर बनाया हुआ है या फिर उसका जो फॉर्मेट बनाया हुआ है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उस तरीके से ही वो इन्फॉर्मेंट को वो बात बताएगा कि हम आपका केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। द फैक्ट दैट ही विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस और कोज इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, और वो साथ में क्या बोलेगा, फैक्ट बताएगा जिन आधार पर हम आपका केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, और साथ में क्या लिखेगा, कोज यानी कारण बताएगा कि भाई किन वजह से आपका केस इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है सेक्शन 158, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, जो अब रिपोर्ट है, जो कि अकरेंस रिपोर्ट है, वो सबमिट होगी मजिस्ट्रेट के सामने। अब वो उसका तरीका क्या होगा, उस तरीके के बारे में यहाँ पर बात की गई है। रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, ठीक है। एवरी रिपोर्ट सेंड टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 सेल इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट्स इन दैट बिहाफ। जब भी कोई मजिस्ट्रेट को अकरेंस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, वो किसके द्वारा की जाएगी, सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, उस थाने का जो भी सुपीरियर ऑफिसर होगा, या होता कौन है, वो एसएचओ होता है, तो एसएचओ के द्वारा ही वो अकरेंस रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाएगी। ओके, और या फिर क्या हो सकता है, पुलिस एज स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट्स इन बिहाफ। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपना एक फॉर्मेट बना सकती है कि अगर एसएचओ नहीं है तो ये जो क्या कहते हैं एसआई कर सकता है, एसआई नहीं है तो एएसआई कर सकता है, अगर एएसआई नहीं कर सकता है तो हेड कांस्टेबल है वो भी कर सकता है। अगर वो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कानून भी बना सकती है, लेकिन जो इन जनरल है वो क्या है, सुपीरियर ऑफिसर, जो भी स्टेशन का सुपीरियर ऑफिसर होगा उसके द्वारा ही वो रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्या आता है, सबसेक्शन 2, सच सुपीरियर ऑफिसर में गिव सच इंस्ट्रक्शन। एक सुपीरियर ऑफिसर है, सुपीरियर ऑफिसर में गिव इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, किसको दे सकता है, टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उस पुलिस ऑफिसर को जो क्या है, चार्ज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के अंदर जिसके पास पूरे पुलिस स्टेशन का चार्ज है, यानी एसएचओ, यहाँ पे बात हो रही है एसएचओ। एसएचओ को कौन का क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है एसएचओ को, और दे कौन सकता है, वो जो यहाँ पर सुपीरियर ऑफिसर की बात हो रही है वो हो रही है डीएसपी की, डीएसपी की भी हो सकती है और एसएसपी की भी हो सकती है, या फिर एसएसपी की भी हो सकती है। जो भी उसका सुपीरियर ऑफिसर है उसको क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है कुछ उस केस से रिलेटेड, तो उसको वो क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, एज ही थिंक फिट, उसको जो भी सही लगे वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है। एंड शैल आफ्टर द रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को लेने के बाद और उस इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद, ऑन सच रिपोर्ट, उस रिपोर्ट पर ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मजिस्ट्रेट, और वो इंस्ट्रक्शन पाने के बाद वो व्यक्ति क्या करेगा, वो सुपीरियर ऑफिसर यानी एसएचओ उस रिपोर्ट को सबमिट कर देगा मजिस्ट्रेट को विदाउट द डिले। ओके, नेक्स्ट आता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब आती है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो होल्ड करने की पावर है, किस चीज़ को, इन्वेस्टिगेशन को और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन से तो आप समझ ही इन्वेस्टिगेशन से तो आप समझ ही चुके हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा करवाई जाती है हमेशा, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है ये, इसके भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं। इसके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी करवाई जा सकती है, अगर चाहे तो कोर्ट खुद भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, जब भी एक नॉन कोग्निजेबल केस की या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि कोग्निजेबल केस के अंदर भी अगर क्या मिलती है, पुलिस को सूचना मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो पुलिस क्या कर दे सकती है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराएगी। उसके अंदर क्या देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि भाई जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है जो भी है, तो वो कितनी उसमें सच्चाई है। अगर वो उसमें कुछ सच्चाई है तो केस दायर किया जाएगा, एफआईआर होगी,
या फिर एफआईआर करने लायक नहीं है तो डीडीआर होगी, जो भी है। लेकिन अगर केस दायर करने के लायक ही नहीं है तो उसको वहीं पे बाहर के बाहर ही सुलटाने के लायक है, तो वो वहाँ पर भी ऐसा किया जा सकता है जनरल मीन में। और ज़्यादातर ये ऐसा होता कहाँ पे है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वगैरह जो हो जाती है मेनली जो पुलिस के द्वारा की जाती है, वो की जाती है मैट्रिमोनियल केसेस वगैरह में। ये जबकि एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे कुछ केसों में की जाती है, कुछ केसों में नहीं की जाती है। या फिर जहाँ पर भी भाइयों का आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, घर परिवार में हो जाता है मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर ही, वहाँ पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाई जाती है। और दूसरा कहाँ पर है, जो मेन जो ज़्यादातर सुपीरियर बॉडीज हैं उनके द्वारा करवाई जाती है, वो मैट्रिमोनियल केसेस में तो है ही है, साथ में कमर्शियल ऑफेंसेस होते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंसी केसेस होते हैं, करप्शन के केसेस होती है, और वो केस होते हैं केस वेयर देयर इज़ एबनॉर्मलिटी डिले होता है, एबनॉर्मल डिले हो जाता है कहीं पे, तो उन केसेस में क्या कर जाती है, तो एबनॉर्मल डिले का मतलब ये होता है कि भाई जैसे अगर एक ऑफेंस हो जाता है, एक बंदे को है ना सुबह मार दिया किसी ने, सुबह उसका सर पाड़ दिया, अब सर पाड़ने के बाद वो क्या हुआ, देखा जाए तो उसको जब उसका सर पटा है तो वो इस लायक नहीं है कि भाई वो है ना एफआईआर करवाए खुद जाके। लेकिन अब क्या करता है वो 2 दिन में ठीक हो गया, 2 दिन में ठीक होने के बाद अब उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो जाकर एफआईआर लिखवाए। लेकिन अभी वो एफआईआर नहीं करवाता है, तो एफआईआर नहीं करवाता, अब जाके क्या करता है वो 7 महीने बाद या 6 महीने बाद पुलिस के पास चला जाता है, वहाँ पे जाके कहता है भाई मेरी एफआईआर लिखो, ऐसे ऐसे करके फलाने बंदे ने इस टाइम पे इस ऐसे करके मेरा सर फाड़ दिया था और मैं 2 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, तो उस आज मैं आपके पास एफआईआर लिखवाने आऊँ। तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा, एबनॉर्मल डिले बोला जाएगा। एबनॉर्मल डिले में पुलिस वाले कहेंगे भाई तू इतने दिन कहाँ था, जब तुझे 2 दिन के लिए सर पटा था तेरा, 2 दिन बाद तो ठीक भी हो गया तो तीसरे दिन आ जाता, तीसरे दिन नहीं तो चल तेरी दवाई चल रही थी तो हफ्ते बाद आ जाता, हफ्ते बाद नहीं 15 दिन बाद आ जाता, तो 7 महीने बाद आ रहा है, यानी एबनॉर्मल डिले है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी एफआईआर नहीं लिखेंगे जबकि वो कोग्निजेबल केस था, तो उसमें क्या करेगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। वो पुलिस वाले देखेंगे जाके हाँ भाई कुछ ऐसा हुआ भी था या नहीं हुआ था, क्योंकि कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें टाइम लिमिट नहीं होती है इस वजह से। तो ये होता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो ऑप्शन है वो पुलिस के साथ साथ कोर्ट के पास भी होता है। यहाँ पे बात हुई है कोर्ट की। सच मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट में डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन और इफ़ ही थिंक्स at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case in the manner provided in this code। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, उसको डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन कर देगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा देगा। लेकिन कब होएगा ये, इफ़ ही थिंक्स फिट, अगर उसको सही लगेगा। लेकिन अगर वो मतलब 50-50% चांस है, उसको लग भी रहा है भी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, और डिप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट, जो उसका सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट होगा उसको क्या कर देगा, डिप्यूट कर देगा कि भाई इसकी केस की इंक्वायरी करो, आप इंक्वायरी कौन सी करो, और वो भी होल्ड ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाएगा, भाई देखो आप जाके पहले या फिर दिखवाओ पुलिस ऑफिसर से कि भाई ऐसा कोई ऑफेंस हुआ भी है या नहीं, अगर हुआ है तो इसका पर्चा दर्ज करवाओ जिसके खिलाफ भी बनता है, और अदरवाइज टू डिस्पोज, और अगर नहीं बनता है तो इसको डिस्पोज करो, द केस इन मैनर प्रोवाइडेड इन दिस कोड, और जो कि केस इसके अंदर दिया गया है, जो कि सीआरपीसी के अंदर प्रोवाइडेड करवाया गया है उस बिहाफ पर। तो दोस्तों ये सेशन ऑलमोस्ट लंबा हो चुका है, तो हम करीब 27 मिनट्स का हो चुका है, तो हम जो आगे के सेक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आप चाहो तो हमारे जो कि सीआरपीसी की लेक्चर सीरीज़ के अंदर जो बेयर एक्ट की जो हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है डिटेल में स्टडी करने की, तो आप और वीडियो देखने के लिए और लॉ से रिलेटेड आगे और आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको वीडियो के एकदम से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज हम अपना सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।